हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं वरुण अवस्थी आप सभी का वेलकम करता हूं एक बार फिर से। दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद करता हूं पढ़ाई वढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। जी हाँ, बहुत सारे सेशन क्यू में मैंने लगा दिए हैं, जैसे कि लास्ट 15 डेज की मैं आपको स्ट्रैटेजी भी देने वाला हूं, साथ ही साथ आर्टिकल भी पूरे एक ही क्लास में मैं आपको रिवीजन कराने वाला हूं। ये सारी क्लासेस क्यू में लगी हुई हैं, लेकिन उससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आज की क्लास है। बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, आधे घंटे की हो सकता है क्लास हो, जिसमें हम लोग हमारे 5 तरीके की जो रिट्स हैं इनको कवर करेंगे। गाइस, रिट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं लगातार, कोई भी पेपर हो पॉलिटी में रिट से लगातार क्वेश्चन देखे जाते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है यार, हम सभी को पता है ये 5 तरीके की रिट होती हैं, लेकिन पंगा ये पड़ जाता है कि हमें ये रिट इसलिए याद नहीं रहती है क्योंकि कोई हमें एग्जाम्पल से समझाने वाला नहीं है। आप गूगल कर लेते हो या फिर आप किसी बुक में पढ़ लेते हो, तो वहां पर केवल रिट का तरीका लिखा रहता है कि कौन सी रिट किस बेसिस पर कहां पर जारी करी जाएगी, या फिर कौन सी रिट का मतलब क्या होता है। आपको कोई एग्जाम्पल देकर समझाने वाला नहीं है। लेकिन आज की क्लास में मैं आपको एग्जाम्पल देकर ऐसे समझाऊंगा कि आप कभी भी रिट भूलोगे ही नहीं। ठीक है, चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग यहां पर देख रहे हो कि हमारी 5 तरीके की रिट ये कौन कौन सी हैं, इनको पहले देख लेते हैं। देखो, आपको ध्यान रखना है कि हमारी कितने तरीके की रिट है। रिट हमारी 5 तरीके की होती है। ठीक है, 5 तरीके की रिट तो चलो अब बाद में छोड़ देते हैं। सबसे पहला सवाल कि भैया रिट होती क्या है, रिट कौन सी चिड़िया का नाम है। देखो, रिट एक तरीके से कोर्ट के द्वारा या जुडिशरी के द्वारा आदेश जारी किया जाता है। बात आ रही है समझ? कोर्ट या जुडिशरी के द्वारा एक पक्का आदेश जब जारी किया जाता है उसको बोलते हैं रिट। बात आ रही है समझ? क्या कहने का मतलब है, लाइक अगर कोर्ट आपको एग्जाम्पल के तौर पर यह मान लीजिए कि कोर्ट ने कुछ करने को कहा किसी पुलिस अधिकारी से, ठीक है, या कोर्ट ने किसी सरकारी महकमे से कुछ करने को कहा, म्युनिसिपैलिटी से कुछ करने को कहा कि भैया आपको ये रोड अब बनानी है। ठीक है, मान लो कोर्ट में केस चल रहा था, तो पहले तो कोर्ट ने केवल कहा, लेकिन म्युनिसिपैलिटी मान लो 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, केस चलते चलते म्युनिसिपैलिटी ने वो प्रोजेक्ट नहीं बना के दिया। तो एक टाइम के बाद वो टाइम आएगा फाइनली जब कोर्ट क्या करेगी, रिट जारी कर देगी। रिट का मतलब यह है कि कोर्ट का आखिरी आदेश है। ये समझ आ रही है बात? क्या कहने का मतलब है, रिट का मतलब आप ऐसे समझो कि भैया हम लोग आम भाषा में उसको बोलते हैं ना कि यार आखिरी बार बोल रहा हूं, देखो फिर पंगा हो जाएगा। समझ गए? तो यही कोर्ट की तरफ से कहना होता है कि भैया भैया आखिरी आदेश जारी किया जा रहा है, इसके बाद कोर्ट के प्रावधानों के तहत आप सजा के पात्र भी बन सकते हो अगर आपने कोर्ट का यह आदेश नहीं माना तो। समझ आ गई बात? तो ये होती है बेसिकली रिट, कि जब कोर्ट फाइनल आदेश जारी करता है उसको बोलते हैं रिट। अब ये कितने तरीके की रिट हमारे संविधान में प्रस्तुत करी गई है, ये 5 तरीके की रिट है। कौन कौन सी रिट है इनको समझना है। पहली, दूसरी, तीसरी रिट, चौथी रिट और 5वीं रिट। पहली जो रिट होती है इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेबियस कॉर्पस। क्या बोलते हैं? हेबियस कॉर्पस। और हिंदी में इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी रिट को इंग्लिश में बोलते हैं मैंडमस, हिंदी में परमादेश बोलते हैं। तीसरी प्रोहिबिशन कहलाती है, हिंदी में इसको प्रतिषेध रिट बोलते हैं। चौथी आपकी रिट ऑफ सर्टेरी कहलाती है, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेषण लेख। 5वीं और आखिरी आपकी कहलाती है क्यू वारंटो, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा बार पूछी जाती है। इसको हिंदी में बोलते हैं अधिकार प्रक्षा। अब 1 बाय 1 हम लोग इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हेबियस कॉर्पस, फिर मैंडमस, इस तरीके से हम सबकी बात करेंगे। गाइस देखो, यहां पर अगर हेबियस कॉर्पस की बात करें, बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करें, तो हेबियस कॉर्पस का मतलब यह होता है, एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब होता है टू ब्रिंग द बॉडी। यहां पर मैं लिख देता हूं, इसका मतलब क्या होता है, बस ध्यान से सुनते जाना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसका मतलब क्या होता है, ब्रिंग द बॉडी। ठीक है, अब ये ब्रिंग द बॉडी का भैया मतलब क्या हुआ? देखो, होता क्या है कि आप लोगों ने कई बार ऐसा सुना होगा कि पुलिस किसी को रिमांड में रख लेती है। ठीक है, अब पुलिस ने किसी को रिमांड में रखा हुआ है, किसी को जेल में बंद किया हुआ है, और कोर्ट के सामने पुलिस प्रस्तुत उसे नहीं कर रही है। बात आ रही है समझ? क्या कहने का मतलब है, इसके पीछे आप लोग इनफ मैच्योर हो, इसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं। पुलिस उसको रिमांड में रखना चाहती हो और दिन तक रखना चाहती हो। ठीक है, तो पुलिस उस कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं कर रही है। अब ऐसा मान लो कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है शिवा। ऐसा मान लो एक व्यक्ति है जिसका नाम है शिवा, फर्ज करो उसका नाम है शिवा। शिवा को पुलिस ने अरेस्ट कर रखा है और वो पुलिस कस्टडी में है। अब शिवा के जो परिजन हैं, मतलब उसके जो फैमिली वाले हैं शिवा के, वो चाहते हैं कि
कि भाई जज साहब के सामने शिवा को पुलिस लेकर तो आए, ताकि जज साहब ही तो फैसला देंगे, फैसला पुलिस तो देगी नहीं। लेकिन पुलिस क्या कर रही है, पुलिस जज साहब के सामने मतलब जुडिशरी में शिवा को प्रस्तुत नहीं कर रही है। इस केस में परिजन क्या करेंगे, परिजन हेबियस कॉर्पस के लिए अपील करेंगे। बात आ रही है समझ, परिजन क्या करेंगे, कोर्ट में हेबियस कॉर्पस के लिए अपील करेंगे। उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर जज साहब को सही लगती है बात, जुडिशरी को बात सही लगती है, तो जुडिशरी क्या करेगी, हेबियस कॉर्पस जारी कर देगी, मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी कर देगी पुलिस अधिकारी के लिए कि भाई कोर्ट की तरफ से फिर वो आदेश हो जाएगा, फाइनल आदेश, कि अगले 24 घंटे के अंदर इस पर्टिकुलर व्यक्ति को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। बात आ रही है समझ। इसके बाद उस पुलिस अधिकारी को, उस व्यक्ति को जुडिशरी के सामने पेश करना ही पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड बंदी प्रत्यक्षीकरण। बात आ गई समझ। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं, जरा सी चीज थी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। मैं बता तो रहा हूं कि अगर एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इसका मतलब होता है ब्रिंग द बॉडी। अगली है उसके बाद हमारी रिट, जिसको बोलते हैं हम लोग मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब हिंदी में होता है परमादेश। अब देखो मैंडेमस का अर्थ क्या है, आपसे क्या कह रहा है, मैंडेमस का अर्थ होता है टू गिव द मैंडेट। टू गिव द मैंडेट को हम एक आम भाषा में यह बोल सकते हैं टू डू योर जॉब। क्या बोल सकते हैं, टू डू योर जॉब। ये तब जुडिशरी के द्वारा जारी करी जाती है, मैंडेमस तब जारी करी जाती है जब कोई सरकारी कर्मचारी या कोई सरकारी कार्यालय अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना कर रहा हो। मैंने क्या बोला, जब कोई सरकारी कर्मचारी या कोई सरकारी कार्यालय अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना कर रहा हो, अपनी ड्यूटी ना कर रहा हो, उस केस में कोर्ट की तरफ से मैंडेमस जारी कर दी जाती है। भाई यहां पर देखो, लाइक ये व्यक्ति बोल रहा है पुलिस इज नॉट टेकिंग माई कंप्लेंट, पुलिस हमारी कंप्लेंट नहीं लिख रही है। तो जज साहब क्या बोलेंगे पुलिस को, यू हैव टू टेक दिस कंप्लेंट, आपको ये कंप्लेंट लिखनी पड़ेगी। क्यों भाई साहब, क्योंकि आपकी ये ड्यूटी है, आप अपनी ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे हो। समझ आ रही है बात, क्या कहने का मतलब है। ओके, क्या कहने का मतलब है, समझ गए ना। एक और आपको बहुत बेहतरीन सा प्रैक्टिकल लाइफ आपको एग्जांपल देता हूं। ऐसे मान लो संता और बंता, संता और बंता के बीच में जमीनी विवाद चल रहा है, ऐसे मान लो, ठीक है। अब ये जो जमीनी विवाद संता और बंता के बीच में चल रहा है, ऐसे मान लो कि बंता ने संता की जमीन हड़प ली, ओके, या संता बंता में आप कंफ्यूज हो रहे होगे। ऐसे मान लो एक व्यक्ति है ऋषभ और दूसरा व्यक्ति है प्रवीण, ठीक है। ऋषभ ने प्रवीण की जमीन हड़प ली। अब प्रवीण चले गए जुडिशरी, मतलब जज साहब के पास चले गए प्रवीण, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, जज साहब ने पूरा केस देखा, जज साहब को मामला समझ आ गया कि भाई प्रवीण की जमीन ऋषभ ने हड़प रखी है। जज साहब ने आदेश कर दिया, क्या, जज साहब ने पुलिस को आदेश कर दिया कि ऋषभ से इस जमीन को लेकर प्रवीण के हवाले कर दिया जाए। और मतलब जहां पर भी मान लो दिल्ली की जमीन है तो दिल्ली डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी को यहां से एक आदेश जारी कर दिया जाएगा मैंडेमस जुडिशरी की तरफ से कि भाई ऋषभ से इस जमीन को लेकर प्रवीण के नाम कर दिया जाए। प्रवीण तो खुश हो गए, लेकिन उसके बाद ग्राउंड लेवल पे जाके क्या हुआ, ऐसा मान लो कि ऋषभ ने अपनी सेटिंग कर रखी है। भैया ऋषभ का जो बैकग्राउंड है बहुत बड़ा है, इन्होंने अपनी सेटिंग कर रखी है। अब उस केस में मान लो कि प्रवीण बेचारे सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाते रह जाते हैं, 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, प्रवीण को इनकी जमीन नहीं मिलती है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में प्रवीण री अपील दायर करते हैं फिर से 1 या 2 साल बाद कि जज साहब आपने तो आदेश कर दिया था लेकिन मेरी जमीन अभी तक मुझे नहीं मिली हुई है। अब इस केस में जज साहब क्या करेंगे, इस केस में जज साहब उस पर्टिकुलर कार्यालय, मतलब मान लो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए मैंडेमस जारी कर देंगे। इनका कहना क्या होगा, मतलब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से कि भाई अब जुडिशरी का फाइनल आदेश है, अब आपको ये देनी पड़ेगी जमीन उसको। अब इतना मान लो कि जुडिशरी की तरफ से अगर रिट जारी कर दी गई, उसके बाद अगर आपने उसके बाद भी ऐसा नहीं किया, आपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन उसके बाद भी नहीं किया, तो इतना मान लीजिए कि फिर तो आपकी नौकरी जानी जानी है, फिर तो कुछ भी हो सकता है, जुडिशरी की तरफ से आप सजा के हकदार भी होगे। तो ये आपकी कहलाती है मैंडेमस। मैंडेमस का मेन मतलब क्या होता है, टू डू योर ड्यूटी, मतलब अपने कर्तव्यों का आप निर्वहन करो। जब कोई अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तो जुडिशरी की तरफ से मैंडेमस या परमादेश जारी कर दी जाती है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जो कि आपको कहीं पर यह बात बताई नहीं जाती है, बड़ी बारीक सी चीज है, अगर क्वेश्चन पूछ देता है तो आप दिक्कत में आ जाओगे। यहां पर आपसे यह चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है, यह रिट राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं हो सकती। बात आ रही है समझ, राष्ट्रपति और राज्यपाल के पद को सिक्योर किया गया है
इससे, मैंडेमस से। मतलब कहने का कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने तरीके से कार्य करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं, वो अपने फैसले खुद ले सकते हैं। बात आ रही है समझ क्या कहने का मतलब है? तो आपको ध्यान रखना है, मैंडेमस सबके लिए जारी हो सकती है, हर सरकारी कर्मचारी के लिए जारी हो सकती है, लेकिन मैंडेमस राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए जारी नहीं हो सकती है। ठीक है, फैन चला दो यार प्लीज। ओके, बात आ गई समझ? तो मैंडेमस और हेबियस कॉर्पस दोनों सभी को समझ आ गई? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 रेट हमारी हो गई। अब इसके बाद तीसरी रेट, तीसरी है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिषेध। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? आपसे कह रहा है अर्थात मना करना। इसका मतलब क्या होता है? मना करना। भाई प्रोहिबिशन का मतलब ही होता है रोक देना, मना करना। इसका मैं आपको अपने तरीके से बताता हूं मतलब क्या होता है। प्रोहिबिशन का मतलब यह होता है कि जब कोई लोअर जुडिशरी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम करती है। मैंने क्या बोला? जब कोई लोअर जुडिशरी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम करती है तो उसकी जो अपर जुडिशरी होती है वो उसके लिए प्रोहिबिशन जारी करती है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि कृपया करके आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर करें, आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कर्तव्यों का निर्वहन ना करें। बात आ रही समझ क्या कहने का मतलब है? एक बार फिर से सुनो मैंने क्या बोला प्रोहिबिशन में। प्रोहिबिशन का मतलब यह होता है कि जब कोई लोअर जुडिशरी अपने कर्तव्यों का निर्वहन अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके करती है तो उस केस में अपर जुडिशरी उसके लिए क्या जारी करती है? प्रोहिबिशन जारी करती है। और प्रोहिबिशन का मतलब यह होता है कि लोअर जुडिशरी को यह बोला जाता है अपर जुडिशरी के द्वारा कि कृपया करके आप अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर ही कार्य करें, उससे बाहर जाके कार्य ना करें। अब इसके भी एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं, एग्जाम्पल से बेहतर समझ आएगा। ऐसे आप मान लो कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है सन्नी और एक व्यक्ति है जिसका नाम है राहुल। ठीक है, सन्नी और राहुल, ठीक है, इन दोनों के बीच में केस चल रहा था। क्लियर? दोनों के बीच में मान लो हाई कोर्ट में केस चल रहा था। राहुल केस हार जाते हैं, ठीक है, सन्नी केस जीत जाते हैं, कोई बात नहीं। अब राहुल क्या करते हैं? राहुल कुछ टाइम के बाद री अपील दायर कर देते हैं। री अपील का मतलब यह होता है कि राहुल का कहना है कि माननीय हाईकोर्ट या फिर उच्च न्यायालय महोदय, आप क्या करें? आप मेरे केस को पुनः रीओपन करें, मतलब फिर से आप हमारे केस को ओपन करें। इसका मतलब क्या है? हमारे केस को आप रीओपन करें। रहने दो उसे। हमारे केस को आप क्या करें? रीओपन करें। ठीक है, इसका मतलब क्या है? तो राहुल जब क्या करेंगे? री अपील दायर करेंगे तो उस केस में क्या होगा? चलो एक बार जुडिशरी ने क्या किया, रहने दो, बहुत आवाज हो रही है। अब देखो राहुल ने यहां पर क्या किया? री अपील दायर कर दी। जब राहुल ने री अपील दायर करी है तो इस केस में जुडिशरी क्या करेगी? हो सकता है राहुल का केस जुडिशरी री अपील के लिए ले ले, उस टाइम पर कंसर्न कर ले जुडिशरी। चलो एक बार कर लिया गया, लेकिन जुडिशरी ने मान लो राहुल के फेवर में फिर से फैसला नहीं दिया। अब उस केस में क्या हुआ कि राहुल थोड़े से चालाक प्रवृत्ति के हैं। मान लो 2 से 3 साल के बाद मान लो जैसे ही जज साहब का ट्रांसफर होता है, राहुल क्या करते हैं? फिर से री अपील दायर कर देते हैं। फिर से इनके फेवर में नहीं आता है फैसला, फिर से री अपील कर देते हैं, फिर से री अपील कर देते हैं। तभी आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जमीनी विवाद 10-10 साल चलता है, 20-20 साल जमीनों पर विवाद चलता है, मैटर सॉर्ट आउट ही नहीं होता। क्यों? कई बार क्योंकि ऐसे केस हो जाते हैं। ठीक है, बात आ रही समझ? अब एक बात बताओ, बार बार हाईकोर्ट राहुल के खिलाफ फैसला दे रहा है और सन्नी के फेवर में फैसला दे रहा है, इसका मतलब क्या है? और उसके बाद भी राहुल लगातार री अपील दायर करते चले जा रहे हैं और उस केस को अगर हाईकोर्ट कंसीडर भी कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट इस टाइम पर यह सारी चीजें देख रहा है। और सुप्रीम कोर्ट जब ये सारी चीजें देख रहा है इस टाइम पर, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट उस टाइम पर हाईकोर्ट को चेतावनी देगा प्रोहिबिशन के तहत कि महोदय आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके आप कार्य कर रहे हो। बात आ रही है समझ? देखो यार, समझने की कोशिश करो। अगर हाईकोर्ट खुद ही फैसला दे रहा है और खुद ही अगर हाईकोर्ट उसको री अपील एक्सेप्ट भी किया जा रहा है तो एक तरीके से अपने ही फैसले के ऊपर क्वेश्चन मार्क डाल रहा है हाईकोर्ट की नहीं डाल रहा है। एक बात बताओ, अगर मैं खुद ही कुछ बोल रहा हूं, ठीक है, मैं खुद ही कुछ बोल रहा हूं और मैं उसी बात को बार बार काट देता हूं, बात आ रही है समझ? फिर से वही बात बोलता हूं, फिर से अपनी बात काट देता हूं, तो मैं अपने आप पे क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? तो यही बात यहां पर हो गई कि भाई हाईकोर्ट
ही फैसला दे रहा है बार बार सन्नी के फेवर में, लेकिन राहुल की री अपील को बार बार एक्सेप्ट कर लेता है। अरे भाई कितने बार एक्सेप्ट करोगे? बात आ गई समझ? कोई मजाक थोड़ी है। कहीं ना कहीं केस का फैसला दिया गया है तो सुनवाई करके सारे पहलुओं को देखकर किया गया है ना। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाई कोर्ट को प्रोहिबिशन जारी कर दी जाएगी कि महोदय अब आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कार्य कर रहे हो। समझ गए? यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन? तीनों रेट में कोई भी कंफ्यूजन? तीनों रेट में कोई भी कंफ्यूजन? अभय दीक्षित का कहना है हेबिस कॉर्पस के लिए आप बोल रहे हो ना अभय, आपका कहना है कि हेबिस कॉर्पस में अगर पुलिस बॉडी ना लाए, पुलिस बॉडी का मतलब उस व्यक्ति को ना लाए, ठीक है, तो क्या होगा? देखो पुलिस की जवाबदेही होगी उसके लिए, ठीक है, पुलिस को बताना पड़ेगा अगर वो व्यक्ति कस्टडी में है तो स्टिल वो कस्टडी में क्यों है। बात समझ आ रही है? तो वो जवाबदेही बनती है उसके लिए, रिकॉर्ड से लेकर सारी चीजें। वो इतनी आसान बात नहीं होती, अगर जुडिशरी ने बोल दिया तो फिर लाना पड़ता है। आप खुद को उस जगह पर रख के देखो, अगर आपने किसी व्यक्ति को कस्टडी में लिया हुआ है, आप पुलिस अधिकारी हो और जुडिशरी की तरफ से आपको हेबिस कॉर्पस जारी कर दिया जाता है, तो आप क्या जवाब दोगे? आप खुद बताओ, आप क्या जवाब दोगे उस पर? आप क्या जुडिशरी को मना कर दोगे? तो फिर आपकी नौकरी नहीं रहेगी, आप पहले सस्पेंड हो जाओगे, हो सकता है आपका टर्मिनेशन भी हो जाए। समझ रहे हो बात को? क्या कहने का मतलब है? तो नौकरी करनी है या नहीं करनी है, या फिर ये सारी चीजें करनी है? क्लियर बात आ रही है समझ? तो प्रोहिबिशन तक ये हमारी 3 रिट हो गई। इसके बाद हमारी चौथी रिट होती है जिसको बोलते हैं रेट ऑफ सर्टोरी, हिंदी में इसको बोलते हैं उत्प्रेषण लेख। इसका एक लाइन में मतलब होता है प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट। देखो इसका सीधा सा मतलब यह है, रेट ऑफ सर्टोरी का मतलब यह होता है कि जब कोई लोअर कोर्ट कोई भी फैसला देता है, बात आ रही है समझ? मैंने क्या बोला? जब कोई लोअर कोर्ट कोई भी फैसला देता है तो अपर कोर्ट कई बार उससे यह बोलता है कि आप इसके प्रमाण हमें दें कि आपने किस बिहाफ पर यह फैसला दिया। यहां पर पढ़ो क्या लिखा हुआ है, अर्थात उच्चतर न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से किसी वाद के बारे में जो उस अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा होता है उसकी समीक्षा के लिए डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करता है। बात आई समझ? कहने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे मान लो, एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे मान लो कि भैया हाईकोर्ट में केस चल रहा था 2 लोगों का। हाईकोर्ट में ए का केस चल रहा था बी के साथ। ए और बी दोनों पॉलिटिकल पार्टी के बड़े व्यक्ति हैं, या फिर मान लो कि दोनों को पब्लिक का बहुत बड़ा सपोर्ट है। हाईकोर्ट को किसी के फेवर में फैसला देना है, किसी के खिलाफ फैसला देना है, जाहिर सी बात। हाईकोर्ट ने मान लो ए के फेवर में फैसला दे दिया और बी के खिलाफ दे दिया। अब इस केस में क्या हुआ कि बी वाले लोग भड़क गए। बी के जो सपोर्टर थे, जो बी की सपोर्ट में जो पब्लिक थी, उन्होंने ये लोग भड़क गए और जिसकी वजह से मान लो हिंसा हो गई, ऐसा केस बन गया। तो इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो हाई कोर्ट से सर्टोरी के तहत लिखित जवाब मांगेगा, डॉक्यूमेंट्स मांगेगा कि आपने किस बिहाफ पर यह फैसला दिया था। समझ आ गई बात? क्या कहने का मतलब है? यह हमेशा इस पर नहीं होता है, और भी किसी भी बिहाफ पर, चाहे हाईकोर्ट फैसला देने जा रहा हो, यह हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जब हाईकोर्ट फैसला दे चुका हो, हाईकोर्ट फैसला दे चुका हो अथवा देने वाला हो या केस चल रहा हो, किसी भी टाइम पर रिट ऑफ सर्टोरी जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से मांग सकता है उस केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट। ठीक है, सिमिलरली हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी मांग सकता है। हाई कोर्ट भी रिट ऑफ सर्टोरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए जारी कर सकता है। तो हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए जारी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए, मतलब कोई भी अपर कोर्ट अपनी लोअर कोर्ट के लिए इसको जारी कर सकता है। एक चीज और, एक तो पर्पज इसका ये हो गया, दूसरा पर्पज ये भी होता है रिट ऑफ सर्टोरी का कि कई बार सुप्रीम कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि किसी भी हाई कोर्ट में केसेस की अधिकता ज्यादा है, ठीक है, केसेस की अधिकता ज्यादा है जो कि सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहे हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो इस केस में रिट ऑफ सर्टोरी जारी कर देता है सुप्रीम कोर्ट। उस केस में क्या होता है, रिट ऑफ सर्टोरी ट्रांसफर के केसेस के लिए भी काम में लाया जाता है, केस ट्रांसफर करने के लिए। जब रिट ऑफ सर्टोरी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को दे देगा तो इसका मतलब यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हाई कोर्ट महोदय, अगर आपके पास केसेस की अधिकता है जो आप सॉल्व आउट नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे केसेस जो कि हमारे अधिकार क्षेत्र में आते हुए आप वो केसेस हमें ट्रांसफर कर दो। समझ आ गई बात? और अगर हाई कोर्ट को लगता है कि वो केसेस, उसके पास कुछ ऐसे केसेस हैं जिनको वो सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा है और वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में जाते हैं, तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है, उन केसेस को सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर कर सकता है। बात आ गई समझ? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, बट कोई समस्या हो तो बताओ जल्दी से, जल्दी से बताइए, मैं वेट कर रहा हूं, आंसर करिए जल्दी से।
बताइए जल्दी से, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है ना सभी को? ठीक है, ओके डन। अब एक लास्ट हमारा है, लास्ट है हमारा जिसको बोलते हैं क्यू वारंटो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। इसको बोलते हैं अधिकार प्रक्षा हिंदी में। देखो, अधिकार प्रक्षा की खास बात क्या होती है, इसका मतलब ये होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने कोई पब्लिक पोस्ट धारण कर रखी हो जिसके वो योग्य ना हो। मैंने क्या बोला, फिर से सुनो ध्यान से। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने कोई पब्लिक पोस्ट धारण कर रखी हो लेकिन जिसके वो योग्य ना हो, जिसके लिए वो डिजर्व ना करता हो, इस केस में जुडिशरी उसके खिलाफ क्यू वारंटो दायर कर देती है या फिर क्यू वारंटो जारी कर देती है। क्यू वारंटो एक बार जारी हो गया तो इस केस में उस व्यक्ति को जुडिशरी को रिप्लाई करना पड़ता है, मतलब जवाब देना पड़ता है कि आपने किस बिहाफ पर यह पोस्ट धारण कर रखी है। एक एग्जाम्पल यहां पर भी दिया हुआ है और एक एग्जाम्पल मैं आपको दूसरा भी दूंगा। मैं यहां पर आपको दो एग्जाम्पल देता हूं। जो यहां पर एग्जाम्पल दिया हुआ है वो सीधी सी बात यह कही गई है कि ऐसा मान लो कि कोई एक सरकारी पोस्ट है जिसकी रिटायरमेंट एज 60 साल है, लेकिन क्या किया गया कि किसी स्पेशल एस्पेक्ट से एक व्यक्ति जिसकी उम्र 62 साल है उसको इस पोस्ट पर बैठा दिया गया। मैंने क्या बोला, मान लो कि कोई सरकारी पोस्ट है जिसकी रिटायरमेंट एज 60 साल होती है, ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 62 साल है। इस व्यक्ति को किसी स्पेशल एस्पेक्ट से यह पोस्ट दे दी गई। अब इस केस में जुडिशरी इससे पूछ सकती है, इस व्यक्ति से क्यू वारंटो इसके लिए जारी कर सकती है। इस केस में इस व्यक्ति को जुडिशरी को जवाब देना पड़ेगा क्यू वारंटो के तहत कि आप, इसमें जुडिशरी पूछेगी कि आप 62 साल के होने के बाद भी 60 साल वाली पोस्ट में आपको यहां पर अपॉइंट किया गया है, तो कृपया करके आप हमें जवाब दो कि आपको किस बिहाफ पर यहां पर अपॉइंट किया गया है। समझ गए बात को? या फिर दूसरा एक और एग्जाम्पल हो सकता है जिस पर क्यू वारंटो जारी किया जा सकता है जुडिशरी के द्वारा। दूसरा एग्जाम्पल ऐसा है, मान लो कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि वैकेंसी निकली और वैकेंसी में पैसा चल गया। कई बार आप लोगों ने सुना होगा। कई बार ऐसी वैकेंसीज हमारे देश में जुडिशरी में भी जा चुकी हैं, ठीक है, और उसके बाद इस तरीके की वैकेंसीज को रद्द कर दिया गया। ऐसा कई बार हो चुका है, ठीक है। तो चलो ऐसा मान लो कि कोई वैकेंसी निकली थी, ठीक है, उस वैकेंसी में मान लो कि किन्हीं दो व्यक्तियों ने 10-10 लाख रुपए देकर अपनी भर्ती करवा ली। कल को सरकार बदल जाती है और सरकार उस पर इंक्वायरी बैठा देती है। जब सरकार इंक्वायरी बैठाती है तो उस केस में वो दोनों व्यक्ति गिल्टी पाए जाते हैं। ये निष्कर्ष निकाल लिया जाता है इंक्वायरी के दौरान कि ये दोनों व्यक्ति थे जिन्होंने 10-10 लाख लेके देकर यहां पर रिक्रूटमेंट लिया था। तो इस केस में जुडिशरी की तरफ से उनको क्यू वारंटो जारी किया जाएगा कि माननीय, आप जिस पोस्ट को धारण कर रहे हो, आप जिस पोस्ट पर बैठे हुए हो, वो पोस्ट आपके योग्य नहीं है। मतलब आपने उस पब्लिक पोस्ट को धारण कर रखा है जिसके लिए आप डिजर्व नहीं करते, तो अत्यंत प्रभाव से आप इस पोस्ट को खाली कर दीजिए। समझ गए बात को? तो ये दो तरीके के एग्जाम्पल हैं। कभी कभी क्यू वारंटो में सिर्फ आपसे जवाब मांगा जाता है और कभी कभी क्यू वारंटो में आपसे सीट खाली करने को भी बोल दिया जाता है। समझ गए बात को? क्या कहने का मतलब है? तो ये हमारी 5 तरीके के रेट हैं। पांचों तरीके के रेट मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर से समझाई है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होंगी। इससे बेहतर तरीका कुछ नहीं होता है रेट को समझाने का। एग्जाम्पल से ही रेट सबसे ज्यादा समझ आती है। एक चीज और यहां पर ध्यान रखना, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास रिट जारी करने के लिए अधिकार कौन से आर्टिकल के तहत है। तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है रिट के लिए और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को अधिकार देता है रिट के लिए। समझ गए बात? क्या कहने का मतलब है? सुप्रीम कोर्ट अगर रिट जारी कर सकता है तो आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट अगर जारी कर सकता है तो आर्टिकल 226 के तहत। अब यहां पर एक चीज और समझना, कई बार आपसे यह भी पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट किन केसेस में रिट जारी कर सकता है और हाई कोर्ट किन केसेस में जारी कर सकता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, हमेशा ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के केसेस में रिट जारी कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स प्लस लीगल राइट्स दोनों ही केसेस में रिट जारी कर सकता है। यहां पर आपको सुन के अजीब लग सकता है कि भाई हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर है क्या, कि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट और लीगल राइट दोनों में रिट जारी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट के पास कम पावर है कि ये केवल फंडामेंटल राइट में ही जारी कर सकता है। तो हां, ये आपको अजीब लग सकता है, लेकिन यही कानून है,
कि सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट पर ही रिट जारी कर सकता है और हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट और लीगल राइट दोनों पर रिट जारी कर सकता है। दोनों के आर्टिकल ध्यान रखिएगा। आज की बात यहीं तक। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। कोई समस्या हो तो बताओ जल्दी से, कोई समस्या हो तो बताओ। जितने हमारे साथ नए लोग जुड़ रहे हैं उन लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। कल से और भी नई क्लासेस आने वाली हैं। अगली जो हमारी क्लासेस होंगी वो मैं आपको बता देता हूं। अगली एक क्लास लेकर आ रहा हूं, कल हो सकता है, कल नहीं मैं परसों लेकर आऊंगा। एक ही क्लास में पूरे आर्टिकल आपके रिवीजन कराने वाला हूं, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने हिस्ट्री के क्रैश कोर्स के लिए आपको अनाउंस कर ही दिया है, जो कि 5 अक्टूबर को जब ल्यूसेंट का बैच खत्म हो रहा है उसके बाद मैं उसे स्टार्ट करूंगा। पूरी हिस्ट्री, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री मैं आपकी यहां पर कवर कराऊंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। क्विक रिपीट कर दूं, ठीक है अविनाश? ठीक है, जल्दी से आ जाओ इधर, एक बार रिपीट कर देता हूं, कोई समस्या नहीं है, आ जाओ जल्दी से। क्विक रिवीजन दूंगा लेकिन ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला? हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ब्रिंग द बॉडी। क्या मतलब होता है? ब्रिंग द बॉडी, ठीक है, ओके। इस केस में जुडिशरी के द्वारा पुलिस अधिकारी को बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करी जाती है। इसका मतलब यह होता है कि जुडिशरी का कहना होता है उस पर्टिकुलर पर्सन को अगली 24 घंटे के सामने, 24 घंटे के अंदर हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। तो ब्रिंग द बॉडी इसीलिए इसको बोलते हैं। दूसरी है आपकी मैंडेमस, जिसको परमादेश बोलते हैं। मैंडेमस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डू योर ड्यूटी। ये कब जारी करी जाती है? जब कोई सरकारी कर्मचारी या फिर सरकारी कार्यालय अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से मना कर देता है या फिर अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है, तो इस केस में जुडिशरी के द्वारा मैंडेमस जारी किया जाता है। और मैंडेमस का मतलब यह होता है कि जुडिशरी की तरफ से या कोर्ट की तरफ से उस व्यक्ति को या फिर उस डिपार्टमेंट को यह बोला जाता है कि कृपया करके आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। समझ आ गई बात? ओके। तीसरा है आपका प्रोहिबिशन। इसके मैंडेमस का मैंने आपको एग्जांपल यहां पर बहुत बढ़िया देखिए दिया हुआ है। ये देखिए, ये बताया था ना, लाइक ये बंदा बोल रहा है पुलिस इज नॉट टेकिंग माई कंप्लेंट, तो जज साहब पुलिस को क्या बोलेंगे? यू हैव टू टेक दिस कंप्लेंट। आप इनकी कंप्लेंट क्यों नहीं लिख रहे हो? आप इनकी कंप्लेंट लिखो, ठीक है। इसके बाद तीसरी है आपकी प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया? हिंदी में इसको प्रतिषेध रिट बोलते हैं। इसका मतलब यह होता है कि जब कोई लोअर कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम करता है तो अपर कोर्ट उसको क्या बोलता है? कृपया करके आप अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर ही कार्य करें। और रिट ऑफ सर्टोरी मतलब उत्प्रेषण लेख का मतलब यह होता है, उत्प्रेषण लेख का मतलब यह है कि अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को कोई भी केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने को जब बोलता है। बात आ रही है समझ? उत्प्रेषण लेख का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ सर्टेरी का मतलब क्या होता है? जब अपर कोर्ट लोअर कोर्ट से उसके किसी चल रहे केस पर या फिर केस में दिए गए फैसले के बेसिस पर कोई भी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने को बोलेगा, इसे बोलते हैं उत्प्रेषण लेख, ठीक है। साथ में मैंने आपको बताया रिट ऑफ सर्टेरी के तहत केसेस को भी ट्रांसफर करा लिया जाता है कि लाइक अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को यह भी बोल सकता है रिट ऑफ सर्टेरी के तहत कि अगर आपके पास केसेस की अधिकता ज्यादा है तो जो केसेस आपके पास ज्यादा हैं, एक्स्ट्रा हैं, अगर वो हमारे अधिकार क्षेत्र में आते हैं तो आप वो हमें ट्रांसफर कर सकते हो। और आखिरी है क्यू वारंटो अधिकार पक्षा। इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कोई पब्लिक पोस्ट धारण कर रखी हो जिसके वो योग्य ना हो, तो इस केस में जुडिशरी की तरफ से क्यू वारंटो जारी कर दिया जाता है। और क्यू वारंटो के तहत कई बार जुडिशरी आपसे केवल क्या मांगती है? जवाब मांगती है। और कई बार आपको पोस्ट खाली करने को भी बोल सकती है। अगर आपने गलत तरीके से नौकरी पाई है, आप नौकरी कर रहे हो, इसका मतलब आप उस पोस्ट के लिए डिजर्व नहीं करते हो, तो आपको पोस्ट खाली करनी पड़ेगी। और अगर आप सही तरीके से पोस्ट को आपने धारण किया हुआ है लेकिन किसी स्पेशल एस्पेक्ट से आपको पोस्ट धारण करा दी गई है तो आपको केवल जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। सो ये 5 तरीके की रेट है। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर हो गई होगी। ओके, चलिए आज की बात यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय एवरीवन।